स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. देखिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? द ऑर्गेनेल, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं. कुछ अंग ऐसे सेल के हैं जो मिलके काम करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट काम करते हैं. तो द सेल ऑर्गेनेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर फॉर्म द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो कि स्ट्रक्चरली फंक्शनली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, संचालित होते हैं, वो फॉर्म करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को. इसके अंदर शामिल है जैसे कि गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. और वो सेल ऑर्गेनेल जो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कभी नहीं होते. जैसे कि आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर पैराक्सीसोम ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है. अगर हम शुरुआत गोल्गी बॉडी से करते हैं, तो याद रखिए कि गोल्गी बॉडी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाई जाती है. दूसरी चीज ये है कि गोल्गी बॉडी को हम कई नामों से जानते हैं. उसमें से सबसे पॉपुलर नेम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. वैसे इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है. गोल्गी बॉडी को आप देखिएगा कि कई जगह नहीं है, जैसे कि मैच्योर सीव ट्यूब्स में, मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स में, एंड मेल गैमीटा एंथ्रोजॉइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में गोल्गी बॉडी नहीं होती. गोल्गी बॉडी एक पॉलीमार्फिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमार्फिज्म को शो करती है, पॉलीमार्फिक स्ट्रक्चर से कई फॉर्म होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स. इसके कई फॉर्म होते हैं गोल्गी बॉडी. यहां देखिए कि गोल्गी बॉडी जो होगी, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं. ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए इसकी सिस्टर्नीज है. अब सिस्टर्नीज में दो सरफेस होते हैं, एक कहते हैं कॉन्वेक्स या सिस और दूसरा कॉनकेव या ट्रांस. याद रखिए कि फंजाई में यूनिसिस्टर्नल गोल्गी बॉडी पाई जाती है. यूनिसिस्टर्नल गोल्गी बॉडी पाई जाती है किसके अंदर? फंजाई में. अब देखिए जो गोल्गी बॉडी ब्रांच होती है उसे हम ट्यूब्यूल कहने लगते हैं. उस पे राउंडेड बॉडीज वेसिकल हैं और जब ये टूट के अलग हो जाती हैं तो ये वैक्यूल हो जाती है. इसलिए इन सबको मिला कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी बॉडी की अगर हम इसके मेन फंक्शंस पे हम ध्यान दें तो इसका एक फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस. इसका मेन फंक्शन है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं आप. गोल्गी बॉडी जो होगी इसका और भी कई काम है, जैसे ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन.
जब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ती है आपस में, तो इससे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और जब ये प्रोटीन और लिपिड को जोड़ती है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ती है, तो इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। तो इसका एक काम और हो गया, पैकेजिंग। पैकेजिंग भी काम है किसका? गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडी आप देखेंगे कि अगर इसको हम प्लांट सेल्स में देखें तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर एनिमल सेल में देखें तो लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो गोल्गी बॉडी होगी, ये हेड ऑफ स्पर्म, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, हेड ऑफ स्पर्म एनिमल्स के अंदर ये एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके द्वारा प्रोटीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी होता है। अगर हम इसके बाद दूसरी हेडिंग देखते हैं जिससे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और इसमें भी आप देखोगे कि ये भी कई जगह पे नहीं होती है। मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स में, मैच्योर ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम में, और ऐसे ही मेल गैमीट्स या एंथ्रोजोइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होती। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी शो करती है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती है। और इसके 3 बेसिक फॉर्म है। सिस्टर्नी, जिससे ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये इसके 3 बेसिक फॉर्म्स हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक को हम कहते हैं स्मूथ ईआर और एक को कहते हैं रफ ईआर। ये स्मूथ और रफ एक्चुअली में ऐसी ईआर जिस पे राइबोसोम ना हो, नो राइबोसोम, जिस ईआर पर राइबोसोम का अटैचमेंट ना हो उसे स्मूथ कहते हैं, जबकि राइबोसोम अटैच होते हैं रफ ईआर पर। अब देखिए ये ईआर है तो राइबोसोम अपनी बड़ी यूनिट के द्वारा अटैच होता है इस ईआर से, और जिस चीज से चिपका रहता है वो उसे कहते हैं रिबोफोरिस। और एक्चुअली में ये ग्लाइकोप्रोटीन ही है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक स्मूथ पे राइबोसोम नहीं चिपके और रफ ईआर पे राइबोसोम चिपके होते हैं। स्मूथ ईआर इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है रफ ईआर, प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है रफ ईआर। जब सेल यंग होती है तो उसमें रफ ईआर का अमाउंट कम होता है, लेस। और जब ज्यादा ओल्ड हो जाती, जब सेल लेस माने यंग होती है तो उसमें स्मूथ ईआर कम होगी और रफ ईआर ज्यादा होगी। और जब सेल ओल्ड हो जाएगी तो उस वक्त स्मूथ ईआर बढ़ जाएगी और रफ ईआर कम हो जाएगी। मतलब कि ये दोनों फॉर्म में आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। स्मूथ ईआर के फंक्शंस देखिए, इसके लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। साथ साथ में विटामिन B12 का फॉर्मेशन, और यहां स्मूथ ईआर विटामिन C के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। रफ ईआर के जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन ही है। अब हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। एक टर्म आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मॉडिफिकेशन है स्मूथ ईआर का, स्केलेटन हार्ड मसल्स में पाई जाती है, स्केलेटन एंड हार्ड मसल्स में पाई जाती है। इसका काम है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन एंड एटीपी। और उसके बाद टी ट्यूब्यूल, टी मतलब क्या है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ये भी स्केलेटन एंड हार्ड मसल्स में पाई जाती है।
और ये भी स्मूथ ईआर ही है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये भी स्मूथ ईआर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। और ये भी स्मूथ ईआर है टीटीव्यू, ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, बट इट गिव द स्टिमुलस ओनली। मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है, बाकी काम नहीं करती है। ऐसे ही एक नाम आपने सुना होगा माइलॉइड बॉडी। माइलॉइड बॉडी जो है ये हमारी रेटिना आई में पाई जाती है, ये भी स्मूथ ईआर है और इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पिगमेंट्स। नर्व सेल्स में इसी को हम लोग कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। नर्व सेल्स में इसी को बोला जाता है नीजल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि माइक्रोसोम जो होते हैं, जब सेल ओल्ड हो जाती है तो वहां पर आप देखिए कि उसकी जो ईआर है, रफ ईआर कई टुकड़ों में टूट जाती है और उससे हम लोग कहते हैं माइक्रोसोम। और ये स्मूथ ईआर नहीं, ये रफ ईआर के फ्रेगमेंटेशन से फॉर्म होते हैं। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे लाइसोसोम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे गोल्गी बॉडी, ये दोनों मिल करके बनाती है किसको? लाइसोसोम। तो इसे कहते हैं GERL, GERL, गोल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। तो एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन ये। तो गर्ल इज रिलेटेड फ्रॉम बायोजेनेसिस ऑफ, गर्ल इज रिलेटेड फ्रॉम बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। तो अब ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी भाई? लाइसोसोम आएगी। लाइसोसोम को जरा देखते हैं। एक बात तो आप पहले जान गए हैं कि लाइसोसोम जो होंगे इनकी बायोजेनेसिस किसके द्वारा हो रही है? ये गोल्गी बॉडी और ईआर के द्वारा हो रही है। पहली चीज इनका फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी और ईआर के द्वारा हो रहा है। सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म, मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे अधिक पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और केवल एनिमल सेल्स में ही होता है, केवल एनिमल सेल्स में होता है। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका नेचर हाइड्रोलिटिक होता है, इनका नेचर हाइड्रोलिटिक होता है। ये pH 4 to 5 पे काम करते हैं और डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को उनकी सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना, इसी को ही कहते हैं डाइजेशन। जैसे कि अगर प्रोटीन का डाइजेशन मान लीजिए हो रहा है तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक किया जाएगा और एंजाइम होंगे प्रोटीएजेस। ऐसे ही फैट है, ऐसे अगर आप देखिए कि फैट अगर है तो फैट जो होगा उसको फैटी एसिड में ब्रेक किया जाएगा, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाएगा। और यहां पर फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आएंगे। जब भी प्रोटीन टूटेगी तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, फैट टूटेगा तो स्टर बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का तो बनेंगे मोनोसैकेराइड्स, ये बनते हैं मोनोसैकेराइड्स और यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। Lysosome also disorganizes old, matured and functionless cell organelles। तो ये ओल्ड, मैच्योर्ड और फंक्शनलेस सेल ऑर्गेनेल्स को भी डिसऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्कैवेंजर्स ऑफ सेल भी कहते हैं, सेल के सफाई करता भी कहा जाता है। इनकी कई फॉर्म हैं, जैसे कि पहले प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम उन्हें कहते हैं वो लाइसोसोम जो सीधे गोल्गी बॉडी से बन जाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं।
दूसरे होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम उन्हें कहते हैं जो कि प्राइमरी लाइसोसोम से बनने के बाद किसी अदर सब्सटेंस से यूनाइट हो जाए। तो प्राइमरी लाइसोसोम से बनने के बाद अगर वो किसी अदर सब्सटेंस से यूनाइट होते हैं तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब वो दो टाइप के होंगे, एक को हम कहते हैं, एक को बोलते हैं फैगोसोम, फैगोसोम, और एक को हेट्रोफैगोसोम। अगर लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस जुड़ रहा है तो उसे हम फैगोसोम, और अगर एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो उसे हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम कंप्लीट फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं कर पाता, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। इसे कहा जाता है रेजिडुअल बॉडी। अगर एक्सेस अमाउंट में लाइसोसोमिक एंजाइम रिलीज हो जाए सेल के अंदर तो ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं, इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइसोसोमिक एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन सेल, then sometimes they digest the complete cell, so they are also called as suicidal bags of cell. लाइसोसोम एनिमल सेल्स में ही है और वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं फूड मटेरियल को, जबकि यही काम प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल करती है और यह स्फेरोसोम भी करता है। और साथ साथ में आप देखिए कि इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस की बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो यही काम करता है डाइजेशन का। इसमें लाइसोसोम के बाद एक पॉइंट इसमें आता है वैक्यूल, छोटी सी हेडिंग है वैक्यूल, क्योंकि वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। वैक्यूल जो है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है। वैक्यूल आर मोर अबंडेंट इन प्लांट सेल्स। In plant cells, vacuole occupies 90% of the cell volume. प्लांट सेल में वैक्यूल 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर कर लेती हैं। जो वैक्यूल है इसके अंदर वाटर, एक्स्ट्रा मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर होते हैं। वैक्यूल कई तरीके की होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, मीवा के अंदर देखा ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल होती है। गैस वैक्यूल जो कि कंप्लीट वैक्यूल नहीं है वो आप जानते हैं कि ब्लू गिड एल्गी में पाई जाती है। तो इस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।